नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आज आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। आज देखिएगा, अभी हमने पिछले जो सवाल किए थे उनमें से आपको कुछ उपयोगी क्वेश्चन मिले होंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी के लिए है और रेलवे तथा बिहार पीसीएस के लिए, अन्य एग्जाम के लिए है। बच्चों, आज हम लोग पहले सवाल की तरफ चलते हैं। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चेदी वंश के महानतम शासक बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि कोई भी राजा महानतम कब बनता है? जब वह अपने राज्य का विस्तार करता है तथा अपने प्रजा को न्यायप्रिय तरीके से उनका पालक बनता है, तभी राज्य या राज्य के लोग उसे महान बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है चोल मंडलम, दूसरा है बच्चों कलिंग, तीसरा है कन्नौज और चौथा है पुरुषपुर। राइट आंसर होगा कलिंग। बच्चों, यहाँ पे आप लोग कमेंट भी करते रहें और लिख लीजिए, एक अपने पास में रफ रखिए और पेन, ताकि आंसर भी लिखते चले जाइए। कलिंग वर्तमान में इस समय पे क्या है? उड़ीसा राज्य कलिंग है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन सा था? सातवाहन वंश जो है वो वास्तव में वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, और इसमें इनके जो प्रथम राजा हुए जिन्होंने सातवाहन की स्थापना की, शिमुख हुए। शिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश में सातवाहन राज्य में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का बराबर योगदान था, तीनों धर्म का। उनमें से गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महानतम शासक हुए। कौन हुए बच्चों? सबसे महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए। गौतमीपुत्र, अपनी माता का नाम सातकर्णी ने अपनी माता का नाम उन्होंने गौतमी रखा। उनकी माता का नाम गौतमी था तो उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के पहले लगा लिया। इस तरह से अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। निम्नलिखित में से शिक्षा की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन और विक्रमशिला। बच्चों, हम लोग राइट आंसर की तरफ आते हैं। सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है, और वर्तमान में यह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं और विक्रमशिला, दोनों विश्वविद्यालय वर्तमान के बिहार में हैं। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला की स्थापना जो है राजा धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के महानतम शासक थे। उज्जैन की बात करते हैं बच्चों, तो वर्तमान का मध्य प्रदेश, जो उज्जैन महाकाल की नगरी है, वहाँ पे शिक्षा का केंद्र था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? गुप्त वंश की बात करते हैं हम लोग, तो प्रथम ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, उस राज्य का क्रम पता कर लेते हैं कि कौन राजा पहले हुआ। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोचक्र। घटोचक्र के पुत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए कुमारगुप्त और गलती हो गई, रामगुप्त और चंद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र हुए कुमारगुप्त। इस तरह से आपने गुप्त वंश का एक सीरीज आपने प्रॉपर देख लिया है। तो श्रीगुप्त जो है उनके प्रथम शासक थे, लेकिन मैं कहूं कि प्रभावशाली शासक कौन हुए, वास्तविक शासक कौन हुए, तो वास्तविक शासन कौन हुए बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम हुए। अक्सर पेपर में आता है तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। श्री कहें कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, लेकिन ये कहें वास्तविक शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। मेहरौली में जंग रहित लोहे का जो स्तंभ है किसने स्थापित किया? गुप्त, सातवाहन, मौर्य और कुषाण। राइट आंसर होगा बच्चों, गुप्त वंश ने मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किया, उन्होंने स्थापित कराया। और एक बात सबसे पहले याद देख लीजिएगा कि वह टेक्नोलॉजी का उन्होंने जो अद्भुत मिश्रण था, अद्भुत कारीगरी का कमाल था, वह दिखाया कि आज तक उसमें इतनी कहें कि इतनी अद्भुत जो पॉलिश की गई, जो आज तक उसमें कोई भी जंग नहीं लगी है। पहला ऑप्शन है बच्चों। अब एक इसी पे थोड़ा सा और बता देता हूं मैं कि लोहे पर जंग जो न लगे इसलिए किस धातु का लेपन किया जाता है, तो जस्ते का, जिंक का लेपन करके लोहे को हम लोग जंग लगने से बचा लेते हैं। चलिए, तो इसमें गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण के बारे में बात करते हैं। तो कुषाणों का प्रभावी जो महत्वपूर्ण राजा हुए वो सबसे प्रतापी राजा हुए कनिष्क।
और मौर्यों की बात करें तो मौर्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि प्रथम शासक थे। सातवाहन के सबसे प्रभावी राजा और महानतम राजा कौन हुए? गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। बच्चों ध्यान से आप लोग देखिएगा, गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इतिहास में 14 समुद्रगुप्त हुए, इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, जिनमें से अंतिम विक्रमादित्य कौन से थे? जो कि युद्ध उन्होंने हेमू विक्रमादित्य अंतिम विक्रमादित्य थे। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, अंतिम विक्रमादित्य कौन थे? हेमू थे। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महानतम राजा थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और विक्रमादित्य। चौथा ऑप्शन है बच्चों राणा गुप्त के नाम से। तो यहां से ध्यान देने वाली बात है कि अभी पिछले सवाल में ही आया था चंद्रगुप्त के बारे में बात करने के लिए, तो उनका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? दीनार, रुपयक, शतमान, करसापण। राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे रुपयक। रुपयक जो है चांदी के सिक्के को कहते थे, और दीनार की बात करते हैं तो दीनार जो है सोने के सिक्के को कहा जाता था। नोट भी करते रहिएगा आप लोग रुपयक और दीनार के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, हरिसेन राजकवि थे समुद्रगुप्त के निम्न राजाओं में से किसके राजकवि थे? हमने तो राइट आंसर पहले ही बता दिया, लेकिन आप लोग भी देखते रहिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो राइट आंसर होगा बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने लिखवाया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा भारत के तीनों समुद्रों का पानी पी चुका था। इस बात से यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त का शासन हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत तक स्थापित था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट सवाल है लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र की बात करते हैं बच्चों, तो दौहित्र किसे कहते हैं? दौहित्र किसे कहते हैं ये जानना सबसे पहले जरूरी है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है, ये पहली चीज जान लीजिए आप लोग। तो लिच्छवी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में किया था। कुमार किसके साथ किया था बच्चों? लिच्छवी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ किया था, कुमार देवी के साथ में, और उनका पुत्र कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह करके अपने राज्य का विस्तार किया, क्योंकि यदि राजा आपस में लड़ाई ही करते रहेंगे तो राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब होती चली जाएगी। इसलिए मित्रता पूर्वक अपने राज्य का उन्होंने विस्तार किया। यही कार्य समुद्रगुप्त ने भी किया, लेकिन समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम से ज्यादा प्रभावी राजा साबित हुए। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार तलवार के बल पर भी किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत और रोम का जो व्यापार था वो किस आक्रमण के कारण नष्ट हुआ? अरबों द्वारा, हंगोरियों द्वारा, ह्यूणों द्वारा, तुर्कों द्वारा। राइट आंसर, क्योंकि अरब और तुर्कों का उस समय पर कोई नाम नहीं था बच्चों इतिहास में उतना ज्यादा, तो राइट आंसर होगा ह्यूणों द्वारा। रोमन साम्राज्य का व्यापार और भारत के बीच जो व्यापार है ह्यूणों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये बड़ा ही रेलवे एनटीपीसी के लिए और अन्य एग्जाम के लिए अक्सर आता है एग्जाम पे। पहला है मौर्यों के द्वारा, नंदों, गुप्तों और चोलों। राइट आंसर है बच्चों गुप्तों के द्वारा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के में स्वयं को वीणा बजाते हुए प्रदर्शित करवाया, और यह इस बात से प्रतीत होता है कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। और संगीत का जो वेद है कौन सा बच्चों? सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में है, सारेगामापा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग।
उनको किसको उसकी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसमें समुद्रगुप्त राइट आंसर होगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारे भारत में इस तरह से लिखा ही गया इतिहास को कि हमारे भारतीय जितने भी महान नायक थे, चाहे वो कवि हों, उनकी तुलना सदैव हमारे जो लेखक हैं उन्होंने विदेशियों से की, जबकि ये उनके साथ में न्याय नहीं है, ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। हमारे लोग उनसे ज़्यादा महान थे, चाहे वो कालिदास की बात करते हैं और चाहे वो समुद्रगुप्त की बात करें, और चाहे हम चाणक्य की बात करें और चाहे हम आज़ाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, जिन्होंने लगभग 600 रियासतों को उन्होंने एक करके एक राष्ट्र बना दिया। राष्ट्र भारत था नहीं, राष्ट्र उन्होंने बनाया है अपनी पूरी मेहनत से। तो समुद्र इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? समुद्रगुप्त होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन से राजा विख्यात था? पिछला ही सवाल है, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बस बदल गया है, अलग अलग एग्जाम में ऐसे आते हैं फंसा के। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार और अजातशत्रु। बच्चों राइट आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त। मैं आपको बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त के बारे में बता देता हूँ। बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम राजा थे और प्रभावशाली राजा हुए। उनसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन हुए बच्चों? अजातशत्रु हुए। अजातशत्रु और फिर चंद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारे चंद्रगुप्त हुए, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, जो कि या चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग चंद्रगुप्त हुए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? स्वर्ण युग का मतलब नहीं कि सोना ही सोना सब जगह। स्वर्ण युग से तात्पर्य है संपन्नता से, चाहे वो स्थापत्य कला की संपन्नता हो, चाहे वो साहित्य की संपन्नता हो, या व्यापार की संपन्नता हो, इन सभी में संपन्न है तो स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, और तीसरा ऑप्शन बच्चों गुप्त काल। राइट आंसर होगा गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया, क्योंकि गुप्त काल में साहित्यिक रचनाएं ज़्यादा हुई, मंदिरों का भी विकास हुआ, इसके साथ साथ व्यापार और अन्य चीज़ों का प्रॉपर विकास हुआ, जिसके कारण भारतीय संस्कृति में इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। राइट आंसर होगा बच्चों सोना। सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए, और जो शुद्धतम सोने के सिक्के थे वो कुषाण काल में जारी किए गए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्के कब जारी किए गए? गुप्त काल में जारी किए गए। सोने के सिक्के को दीनार कहते हैं और चांदी के सिक्के को बच्चों रुपये कहते हैं। इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध गुप्त वंश गुप्त संवत कब चला? गुप्त संवत की बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो संवत, एक गुप्त संवत है, 319 ईस्वी में गुप्त संवत चालू हुआ। और बात करते हैं हम लोग 57 ईसा पूर्व की बात, विक्रम संवत चालू। क्या हुआ बच्चों? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चालू हुआ, और 78 ईस्वी में शक संवत चालू हुआ। इस तरह से आपने 3 संवतों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। गुप्त संवत में गुप्त वंश के बारे में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। यहां देख लीजिए आप, गुप्त संवत और शक संवत के बीच, गुप्त संवत और शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्ष का अंतर है। दोनों को जोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ में शिलालेखों में किसकी उपलब्धि वर्णित है? यह इलाहाबाद स्तंभ में किसके बारे में बताया गया है? या इसे हम प्रयाग स्तंभ कह सकते हैं, प्रयाग प्रशस्त कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकीय कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है, उसमें उनके गुणगान किया है, और लिखते हैं हरिसेन उसमें लिखते हैं कि समुद्रगुप्त का घोड़ा भारत के 3 समुद्रों का पानी पिया, चाहे दक्षिण की बात करें तो अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर की बात करें, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो अरब सागर। कहने का मतलब किनारे में जितने राज्य हैं सभी उनसे विजित थे।
इसी पर मैं आपको एक और छोटी सी बात कर देता हूँ, यदि बात ही हो रही है तो भारत की बात करते हैं। समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो पश्चिम की तरफ चलते हैं हम लोग, तो पश्चिम में आपको दिख जाएगा, पहला राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरला। 5 राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं और 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। तमिलनाडु, ऊपर आते हैं तो आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल, ये 4 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पांडिचेरी है, वो भी समुद्री सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला यदि राज्य है वो कौन है बच्चों? गुजरात है, जिस पर कांडला पोर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है आपके पास में, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आते हैं और भारत के बारे में उन्होंने अद्भुत वर्णन करते हैं और भारत को एक संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित करते हैं। और ये उन्होंने अपने वर्णन में लिखा कि भारत की जनता बहुत संपन्न है और यहाँ सुखमय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने तो सबसे ज़्यादा जो एक वर्णन करते हैं वो मालवा के बारे में वर्णन करते हैं। उन्होंने मालवा को बहुत ही संपन्न और खुशहाल जगह बताया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय जो है संस्कृत साहित्य से संबंधित है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेंच है। शास्त्रीय, संस्कृत जो है लौकिक और शास्त्रीय दोनों तरह की है। एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है और एक लिखने की होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो पहला धम्मपद, दूसरा है वेद, तीसरा है बच्चों मेघदूत और चौथा है दीर्घ निकाय। राइट आंसर होगा मेघदूत में होगा, मेघदूत इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। यहीं पे हम थोड़ा सा मेघदूत के बारे में आपसे चर्चा कर देते हैं 2 मिनट। मेघदूत कालिदास की यह प्रसिद्ध रचना है और मेघदूत में कालिदास ने वर्णन किया है यक्ष और यक्षिणी के प्रेम के बारे में। यक्ष और यक्षिणी के प्रेम के बारे में उन्होंने लिखा, जब एक बार यक्षिणी यक्ष से दूर हो जाती हैं किसी वजह से, उस विरह वेदना को यक्ष सह नहीं पाते और उन्होंने इतना ज़्यादा द्रवित होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने बादल के द्वारा संदेश भेजा, अपना प्रेम प्रसंग, प्रेम पत्र भेजा, बादल के द्वारा भेजा, एक दूत बना के, संदेश वाहक बना के उन्होंने भेजा। और इतने ही प्यार और मनोहर रूप से कालिदास जी ने मेघदूत को लिखा। और मैं और भी बात करता हूँ कालिदास के और रचनाओं के बारे में बात करते हैं। कालिदास उस समय पर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में थे, उनके राज्य के कवि थे। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं और भी हैं, जैसे कुमार संभव की बात करते हैं बच्चों, रघुवंश की बात करते हैं, ऋतु संहार की बात करते हैं। ऋतु संहार के बारे में कहा जाता है कालिदास की प्रथम रचना थी, ऋतु संहार थी। इसके बाद मेघदूत तो है ही है, आपने देख ही लिया। विक्रम वर्षीय, विक्रम और उर्वशी के बारे में है। अभिज्ञान शाकुंतला और बादल दूत, ये कालिदास की सभी रचनाएं हैं। बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र भारत में नहीं, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। दूसरी बात कहते हैं पंचतंत्र की सबसे ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में प्रतियां छपी हैं, चाहे कोई भी भाषा हो। यदि पंचतंत्र की बात करते हैं तो उनकी संकलन पहला है वाल्मीकि, दूसरा है बच्चों वेदव्यास, तीसरा है विष्णु शर्मा, चौथा है तुलसीदास। पंचतंत्र की कथाओं के बारे में बात करते हैं तो इनका राइट आंसर होगा बच्चों विष्णु शर्मा। हम लोग वाल्मीकि और वेदव्यास तथा तुलसीदास के बारे में भी थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन जान लेते हैं। तुलसीदास ने अब उनकी प्रसिद्ध रचना थी रामचरितमानस, जिसे उन्होंने अवधि में लिखा था और रामायण को रामचरितमानस के रूप में लिख करके उन्होंने घर घर में एक महत्वता दी और हर घर में, वर्तमान पे हर घर में रामचरितमानस जो है स्थापित है और बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया बच्चों? यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, संस्कृत में की, और वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया। उसके साथ साथ उन्होंने
महाभारत को भी लिखा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग बच्चों। मेघदूत के लेखक कौन है? कोई भी बच्चा बता देगा तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल है। हुमायूं, कबीर, यशवंत सिंह और बाणभट्ट, और ये कौन है? कालिदास। राइट आंसर होगा बच्चों कालिदास होगा। वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? चिकित्सक नहीं है। सुषुप्त, चरक, चार्वाक और धन्वंतरी। देखिए सुषुप्त, चरक और धन्वंतरी ये तीनों जो हैं शिक्षक, तीनों चिकित्सक थे। चार्वाक एक विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार में कहा कि कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया और कहते हैं कि अच्छे काम के लिए उधारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, सब्सक्राइब बच्चों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही लाते हैं अन्य सब्जेक्ट पर, चाहे वो भूगोल हो चाहे अन्य सब्जेक्ट पर लाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।